ओफो, हारिस के वॉलेट में भी चेंज नहीं है। धोबी का हिसाब भी करना है यार। क्या कर रही हो तुम मेरे वॉलेट में? ये पैसे चाहिए तो ऐसे ही नहीं मांग सकती हो तुम। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीजों में इस तरह घुसे। ये किसकी तस्वीर है? कौन है ये चुड़ैल? पहले तो मुझे तुम पे शक था, आज तो सबूत भी मिल गया हारिस। बस, ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था। क्या बात करना चाहते थे? हाँ, क्या बात करना चाहते थे तुम? अपनी गलती का ढिठाई से एतराफ करते ना, और क्या करते? बस, मैं इस वक्त तुमसे झगड़ने के मूड में नहीं हूं और मैं तुमसे उलझना भी नहीं चाहता। रूही मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है और मैं रूही से शादी करना चाहता हूं। तुम्हें मुझे दूसरी शादी की इजाजत देना होगी। अगर मैं इजाजत ना दूं तो क्या कर लोगे तुम मेरा? तो मेरे पास तलाक का ऑप्शन भी मौजूद है। ये नौबत तो मैं आने ही नहीं दूंगी। तुम्हारी बेवा तो बन जाऊंगी मैं, लेकिन सौकन बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाई ये सब क्या हो रहा है? सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा दोबारा से? शारिक, तुम यहाँ मेहमान हो, ठीक है? और तुम मेहमान बन के ही रहो। ये हमारा आपस का मामला है। आपस का? ये अब खानदान का मसला है। अच्छा, ये देखिए शारिक भाई, इस फहश औरत से शादी करेगा आपका भाई। बकवास बंद करो तुम अपनी। दिखा दी ना तुमने अपनी झूठी मर्दानगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। अभी तो मैं जा रही हूँ हारिस। तुम्हारे नापाक इरादों में मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। ये तुम याद रखना। मुझे छोड़ के तुम उस चुड़ैल से शादी करोगे? तुम जिंदा बचोगे तो शादी करोगे ना? अब तुम देखना तुम्हारा क्या हशर होता है। आएगा मेरा भाई, तुम्हें बताएगा। देख लेना आप लोग। जा रही हूँ मैं हारिस साहब। अच्छा हुआ वो खुद ही चली गई, और अब तुम उसे मनाने मत पहुंच जाना। मैं उसे मनाने क्यों जाऊंगा? मैं तो उससे नफरत करता हूं, शदीद नफरत। अच्छा हुआ वो चली गई। वैसे भी वो मेरे टाइप की औरत नहीं है। आज तुम इतनी जल्दी आ गई ट्यूशन से? क्यों? आप मेरे आने से डिस्टर्ब हुई हैं क्या? और मामा, आप इस शख्स के साथ बैठी हैं, इसकी लव मैरिज हुई थी, ये अपनी बीवी का नहीं हो सका, ये आपका क्या होगा? और अंकल प्लीज अब यहाँ से चले जाएं, मुझे प्राइवेसी चाहिए। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तुम अपने रूम में जाओ। बहुत बोलने लगी हो आजकल। मैंने कहा जाओ यहाँ से अपने रूम में। लगता है ज़हनी तौर से कबूल करने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारे खातिर मैंने अपनी बीवी तक को छोड़ दिया, और तुम्हारी बेटी का यहाँ ये रवैया मेरे साथ। मैं तो ना घर का रहा ना घाट का। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं उसे समझा लूंगी। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? अच्छा चलो अब चाय पियो। आप हारिस अहमद के घर से बात कर रहे हैं? जी, मैं उनका छोटा भाई बात कर रहा हूँ। आप कौन? आपके लिए बुरी खबर है। आपके भाई हारिस को कत्ल कर दिया गया है। सजानी टाउन के इलाके से गाड़ी में उसकी लाश मिली है। क्या? कब? कैसे? ये बात तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगी। आप ऐसा करें, अस्पताल आ जाएं, पोस्टमार्टम करा के लाश आपके हवाले कर दें। ओके, मैं आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे शक है अपनी भाभी के ऊपर। दरअसल हारिस भाई दूसरी शादी करना चाह रहे थे और भाभी उन्हें इजाज़त नहीं दे रही थी। इसी बात पर दोनों का झगड़ा भी हुआ। भाभी भाई को छोड़ के मैके चले गई। इंस्पेक्टर साहब, मुझे शक ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भाई की मौत के जिम्मेदार मेरी भाभी और इसका भाई एजाज दोनों हैं। एजाज सूदखोरी का काम भी करता है और एक बहुत बड़ा गुंडा भी है। लेकिन हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें? हमें तो तुम पर भी शक है कि हारिस के मरने के बाद उसकी तमाम जायदाद के तुम वारिस हो।
कैसी बातें कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं यहाँ स्टडी करने के लिए आया हूँ। ठीक है, अगर आपको मुझ पर शक है अपने तौर से आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन इस दौरान ये दोनों बहन भाई अगर फरार हो गए तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। पोस्टमार्टम में मौत के वक्त का तयन जिस्म के दर्जे हरारत को देखकर किया जाता है। जिस्म का नॉर्मल दर्जे हरारत 98.6 डिग्री होता है। मौत के हर घंटे बाद उसमें 1.5 सेंटीग्रेड की कमी वाक़ई होती रहती है। हत्ता कि जिस्म का दर्जे हरारत माहौल के दर्जे हरारत के मुताबिक हो जाता है। इसी इक्वेशन से मौत के वक्त का तयन किया जाता है। ठंडे माहौल, पानी या बर्फीले माहौल में लाश के दर्जे हरारत में बहुत आहिस्ता रवी से कमी वाक़ई होती है। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, 22 दिसंबर को सरजानी टाउन के एक वीरान इलाके से मकतूल हारिस की लाश उनकी अपनी ही गाड़ी की डिग्गी से बरामद हुई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को किसी तेज धार छुरी या खंजर से पे दर पे वार करके कत्ल किया गया। योर ऑनर, जिस इलाके से लाश बरामद हुई ना तो वहां पर कोई ऐसे आसार नजर आए कि कत्ल की वारदात यही की गई और ना ही गाड़ी के अंदर से मकतूल के खून के शवाहिद मिले, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मकतूल को कत्ल किसी और जगह किया गया और फिर उसकी गाड़ी की डिग्गी में उसकी लाश डालकर उसे इस इलाके में ट्रांसपोर्ट किया गया। सर, मकतूल के भाई शारिक ने अपने भाई के कत्ल के सिलसिले में 2 मुल्जिमान को नामजद किया। एक तो मकतूल की बीवी सायरा और दूसरा मकतूल का साला इजाज। और पुलिस ने शारिक की मुद्दईयत में इन दोनों मुल्जिमान के खिलाफ सेक्शन 302/34 और सेक्शन 109 के तहत मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार कर लिया। योर ऑनर, इस केस के हवाले से अब तक की तफ्तीश से अदालत को आगाह करने के लिए मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पेश किया जाए। तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर खान हाजिर हो। इंस्पेक्टर साहब, इस केस के हवाले से आपने अब तक क्या तफ्तीश की है, अदालत को आगाह कीजिएगा। योर ऑनर, मकतूल की बीवी और साले को इस बात का इल्म हो गया था कि मकतूल किसी रूही नाम की औरत से शादी करना चाहता है। उसने अपनी बीवी से दूसरी शादी की इजाज़त मांगी, लेकिन इन्होंने दूसरी शादी की इजाज़त ना दी और ताल्लुकात इतने ख़राब हुए कि बात तलाक तक पहुंच गई और ये नाराज़ होकर अपने मैके चली गई। मकतूल का साला काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है और मोहल्ले के उबाश किस्म के लड़कों का इसकी दुकान पे आना जाना उठना बैठना है और ये लोगों को किस्तों पे सामान और सूद के ऊपर पैसा वगैरह देने का भी कारोबार करता है। इसकी मोहल्ले के अंदर रेपुटेशन बहुत ख़राब है। मकतूल के मोबाइल फ़ोन पर आखिरी आने वाला मैसेज इसका था और मैसेज काफ़ी धमकी आमेज था। आप अदालत को ये बताएंगे कि उस मैसेज में क्या लिखा था? इसने उस मैसेज में लिखा था, अगर तुमने दूसरी शादी की और मेरी बहन को छोड़ा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। योर ऑनर, बहुत से शवाहिद और शकूक इन्हीं दोनों मुल्जिमान के खिलाफ जा रहे हैं, इसीलिए हमें इनसे मजीद तफ्तीश कर दी है ताकि चालान मुकम्मल हो सके और इनका हमने CRO भी करवाना है। लिहाजा अदालत से दरख्वास्त है कि दोनों मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। योर ऑनर, सिर्फ मकतूल के भाई के इल्ज़ाम लगाने से मेरे दोनों शरीफ क्लाइंट गुनाहगार साबित नहीं होते। सायरा साहिबा एक शरीफ और घरेलू खातून है और उनके भाई शारिक का भी अदालत में बहुत ही गलत इमेज पेश किया गया है। योर ऑनर, ये कत्ल 22 दिसंबर को हुआ है। उस दिन सायरा साहिबा अपने भाई शारिक के घर पे मौजूद थी और शारिक साहब सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान पे मौजूद रहे और शाम को घर वापस आए। योर ऑनर, सवाल ये पैदा होता है कि मिस्टर हारिस का कत्ल कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ, कोई आला कत्ल मिला है? मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई फिंगरप्रिंट्स, कोई फॉरेंसिक शवाहिद मिले हैं, कोई चश्मदीद गवाह? योर ऑनर, ये सारे ऐसे सवालात हैं जिनका इस्तिगाजा के पास कोई जवाब नहीं है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स के ऊपर ये इंतहाई झूठा, बोगस और बेबुनियाद मुकदमा कायम किया गया है। मेरी अदालत से गुजारिश है
कि मेरे क्लाइंट्स को बाइज्जत बरी किया जाए। थैंक यू। योर ऑनर, तफ्तीश मुकम्मल होगी तो इन तमाम सवालात के जवाब भी मुकम्मल हो जाएंगे। सर, मकतूल के भाई शारिक को सिर्फ इन्हीं 2 मुल्जिमान पर शक है और दोनों की बैकग्राउंड्स भी काफी सस्पिशियस हैं। सर, मुल्जिम एजाज के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में इंस्पेक्टर साहब पहले ही अदालत को बता चुके हैं। मुल्जिमा सायरा का भी रिकॉर्ड इतना साफ नहीं है। मुल्जिमा सायरा के बारे में भी शारिक साहब एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि शदीद गुस्से के आलम में ये एक मर्तबा पहले भी अपने शौहर पर छुरी से अटैक कर चुकी हैं और उस हमले में भी उनकी कलाई की रग कटते कटते बची। हारिस की कलाई पर इस हमले में 2 टांके लगे थे। योर ऑनर, शवाहिद ये बताते हैं कि मुल्जिमा एक जुनूनी कैफियत में आके किसी किस्म का भी कदम उठा सकती है, लिहाजा अदालत से दरख्वास्त है कि तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए इन दोनों मुल्जिमान को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। यह अदालत मुल्जिमान को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है और इस्तगासा को भी इस बात का हुक्म दिया जाता है कि उस केस की तफ्तीश मुकम्मल करके नेक्स्ट हियरिंग में अदालत में पेश करें। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। 22 दिसंबर ही को तुम्हारा शौहर तुमसे मिलने तुम्हारे मेके आया था और उसी दिन उसकी लाश एक वीराने से मिली। तुम दोनों बहन भाई का खेल खत्म। बेहतर यही है कि तुम दोनों इतराफ जुर्म कर लो, नहीं तो जबान खुलवाने की मुझे और भी बहुत तरीके आते हैं। आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। हारिस से मेरा कोई राब्ता नहीं था, ना ही वो मुझसे मिलने आए थे। बीबी, अगर आपका उससे राब्ता नहीं था तो हारिस के फोन पर आखिरी कॉल आपके फोन से कैसे आई? और तुम भी मैसेजेस करते थे ना, धमकी आमेज मैसेजेस भेजे हुए उसको। दरअसल मैंने कॉल जरूर की थी, लेकिन एक बार देखी मैंने कॉल काट दी थी। मैंने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे उसका सलूक याद आ गया। नफरत की वजह से मैंने उससे बात करना गवारा नहीं समझा। नफरत ही की वजह, यानी तूने अपना इतराफ जुर्म कर लिया। ये झूठे साहब, मेरी बहन का शौहर के साथ घरेलू झगड़ा था। कत्ल बहुत बड़ी बात है साहब। हम लोग तो शरीफ लोग हैं साहब। शरीफ लोग? सूद का कारोबार करते हो ना तुम, गुंडे पाले हुए हैं और तुम्हारे इलाके के थाने में तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। तू जितना शरीफ है ना, मुझे मालूम है। मैं अभी तक तुम लोगों से शराफत से पेश आ रहा हूं। तुम लोग लातोगे भूतो लातोगे, बातों से नहीं मानोगे। और नजीरे, ले जा इनको, ले जाकर इनकी खाल उतार दे इनकी। खुदा के लिए मेरे भाई पे रहम करें, इसने कुछ नहीं किया। वो तो इस झगड़े में बीच में था भी नहीं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि तूने अकेले ही कत्ल किया है। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि हारिस के साथ क्या हुआ था। वो रूही के साथ रहते थे ज्यादातर। आप रूही से क्यों नहीं पूछते कि क्या हुआ था? रूही से क्या मसला था उसका? रूही से तो वो शादी कर रहा था, छोड़ के तो तुम्हें जा रहा था। दुश्मनी तो तुम्हारी बनती है। और वैसे भी तुम्हारे देवर ने सुना था कि तुम धमकियां दे रही थी अपने खामन को। फिक्र रहे मैडम, इन दोनों बहन भाई का एतराफी बयान तहरीरी सुबह मीटिंग में पढ़ा। मुझे ऐसे ढीठ बद जबानों की जबान खोलना आता है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में कत्ल के जुर्म की नफसियाती वजूहात का ब्रेक डाउन जाहिर करता है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर कत्ल आम सी वजूहात के बिना पर होते हैं, जिनमें जाती इख्तलाफ, दुश्मनी और जायदाद जैसे मसाइल वजह कत्ल बनते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर कत्ल की वारदातों में गन इस्तेमाल होती है, जिससे जाहिर होता है कि हमारे मुल्क में असलहे तक रसाई किस कदर आसान है। तो आपकी वजह से सायरा और हारिस के ताल्लुकात खराब हुए? नहीं, मेरी वजह से क्यों उनके ताल्लुकात खराब होंगे? उनके तो ताल्लुकात पहले से ही खराब थे। सायरा ने हारिस की ज़िंदगी जहन्नुम बना दी थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे, मगर हारिस ने मुझे बताया कि सायरा दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दे रही थी। और हारिस ने आपको क्या क्या बताया था? सायरा ने आपको कभी धमकी दी थी? नहीं, सायरा से मैं कभी मिली तो नहीं,
मगर मुझे हारिस ने बताया था कि सायरा का एक भाई है एजाज, वो बहुत ख़तरनाक है। एक दो बार मैं घर से बाहर गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है। तुम चाय रख दो, मैं बना दूंगी। तुम जाओ, गाड़ी को मैकेनिक को दिखाओ, उसका रेडिएटर लीक कर रहा है। अच्छा आप ये बताएं, सायरा और उसका भाई एजाज, इनको आप कितना जानती हैं? क्या कभी आपकी सायरा से मुलाकात हुई है? क्योंकि मकतूल के भाई ने सायरा और उसके भाई के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवाया है। अगर शारिक शक जाहिर कर रहा है तो 100% ठीक होगा, क्योंकि कुछ दिनों से शारिक अपने भाई के साथ ही रह रहा था और उसने सायरा की कुछ हरकतें भी नोट की थी। जी बेटा, आप अपने रूम में जाएं, मैं वहाँ आके बात करती हूँ। आपकी बेटी है? जी, ये मेरी बेटी है फिजा। रूही, ये बताइएगा कि आखिरी बात क्या हुई थी मियाँ बीवी के दरमियान, क्या तय पाया था? क्या हारिस उसको तलाक दे रहा था? जी, हारिस ने आखिरी ऑप्शन तो तलाक ही रखा था, मगर वो फिर भी मुझे कह रहे थे कि मैं उससे जाके समझाऊंगा, उससे बात करूंगा, उसे राज़ी करूंगा कि वो हमें दूसरी शादी की इजाज़त दे दे। मगर फिर पता नहीं क्या हुआ, हारिस मुझे छोड़ के चले गए और सायरा की वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। ये हारिस का लैपटॉप है? जी, ये भाई का लैपटॉप है। ये हम तफ्तीश के लिए साथ लेकर जाएंगे, तफ्तीश मुकम्मल होगी तो हम वापस कर देंगे। जी अदर। आपको तो कोई और ऐसी चलिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कुछ कामयाबी हुई हारिस के लैपटॉप से? जी, मैंने खुलजा सिम कहा और ये खुल गया। अच्छा, और क्या इन्फॉर्मेशन मिली? जी मैम, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। ये देखें, मकतूल हारिस का फेसबुक प्रोफाइल। इसको देख के ये लगता है कि इसके सिर्फ रूही से नहीं बाकी भी औरतों से ताल्लुकात थे। अगर तुमने मुझसे शादी का वादा पूरा नहीं किया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। ये कौन है? ये वो 16 साल की लड़की है जिसने खुदकुशी कर ली। हारिस की वजह से? जी हाँ, हारिस की वजह से। Do you think इस बात का हारिस की बीवी या रूही को इल्म था? पता नहीं मैम। जिक्र नहीं किया इन लोगों ने। अच्छा, इस लड़की का एड्रेस मिल सकता है? जी, इसके दोस्तों ने इसका फेसबुक पेज बनाया था, इसमें कुछ लाइक्स मेरे जानने वाले भी हैं। रिपोर्टर नवानी भी जानता है इनको, मैं पता करता हूँ। मैंने असल में आपकी बेटी का फेसबुक पर पेज देखा था। बहुत हैरत भी हुई, अफसोस भी हुआ कि इतनी छोटी सी उम्र में उसने खुदकुशी कर ली। जी, वो पेज दरअसल उसके दोस्तों ने बनाया था। मैं तो खुद हैरान हूँ, घर में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं बहुत ख्याल रखती थी, बड़ी खुश रहने वाली बच्ची थी। आप उसके सारे दोस्तों को जानती हैं? जी हाँ, ज़्यादातर दोस्तों को तो मैं जानती थी, मगर आप तो जानती हैं, जब बच्चे फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो नए दोस्त बना ही लेते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, उस दिन रात को हम लोग काफ़ी देर तक बैठ के बात करते रहे। फिर अचानक कहने लगी कि मामा मुझे माफ़ कर दें। मैंने पूछा भी कि तुमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो। कहने लगी कि मैंने कहीं पढ़ा है कि माँ से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। और फिर तकरीबन काफ़ी देर तक हम लोग बात करते रहे। 1 बजे वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और जब दूसरे दिन सुबह उठी तो
पंखे से लटकी हुई थी। सॉरी, मैंने फिर से आपका जख्म हरा कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि लोगों को क्या दिलचस्पी होने लगी। कुछ दिन पहले भी कोई आया था। कौन आया था? उसका हुलिया नाम याद है आपको? देखो, झूठ मत बोलो, सच क्या है और मामला क्या है बताओ। क्या तुम्हारे इल्म में ये बात थी कि हारिस किसी और में भी इन्वॉल्व है? सवाल क्यों मैडम? जी अस्सलाम वालेकुम। औरत तो मैडम कोई बात नहीं बता रही। इंस्पेक्टर साहब, ये बताने के लिए आपने मुझे कॉल किया? लाजमी बात है, वो झूठ बोलेगी, अब तक झूठ बोले जा रही है। मैं खुद उस औरत से मिलकर आई हूँ, उसने मुझे इसका हुलिया बताया, इसका नाम बताया। गुंजाइश क्या रह गई है बाकी? इसका बयान आप छोड़ें, आप इसके घर की प्रॉपर तरीके से तलाशी लें। आई एम श्योर कि वहां से कत्ल के शवाहिद भी मिल जाएंगे। ठीक है मैडम, जैसा आप कहती हैं वैसे ही करता हूँ। ओके। Start proceeding now. योर ऑनर, मैंने पिछली पेशी पे भी अर्ज किया था कि मेरे क्लाइंट्स के खिलाफ ये मुकदमा झूठा और बेबुनियाद बनाया गया है। सर, मैं इस मौके पे आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा और इस अम्र पे शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाऊँगा। योर ऑनर, जिस्मानी रिमांड के दौरान मेरे क्लाइंट्स के ऊपर शदीद ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। सर, मेरे क्लाइंट मिस सायरा और मिस्टर एजाज को सारी रात सोने नहीं दिया गया और उन्हें सारी रात खड़े रहने पे मजबूर किया गया। और सर, अलमिया तो ये है कि बहन के सामने भाई को बुरी तरह मारा पीटा गया। सर, सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस के इस बेजा तशद्दुद और बर्बरियत से क्या हासिल हुआ? क्या वो मेरे क्लाइंट से कत्ल जैसे घिनौने इल्ज़ाम का इकरार करवा सकी? बिल्कुल नहीं। और वो कैसे करवा सकती थी जबकि मेरे क्लाइंट ने वो कत्ल किया ही नहीं है, तो उस जुर्म का इकरार कैसे करते? सर, मेरी इतलात के मुताबिक इस्तिगासा को मेरे क्लाइंट के खिलाफ अब तक कोई मामूली सा सबूत भी नहीं मिल सका है। लिहाजा सर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट्स को बाइज्जत बरी किया जाए। थैंक यू। योर ऑनर, वकील साहब का इल्जाम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुल्ज़िमान पर किसी किस्म का तशद्दुद किया गया है। ये इल्जाम बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। योर ऑनर, इस बात की मैं खुद गवाह हूँ क्योंकि बतौर प्रोसिक्यूटर मैं इस तफ्तीश में शामिल रही हूँ। मुल्ज़िमान से सिर्फ पूछगछ की गई है। अदालत इस्तगासा से जानना चाहेगी कि मुल्ज़िमान के खिलाफ ठोस शवाहिद मिले या नहीं, और आया अब तक इस केस में क्या तफ्तीश की गई है? जी योर ऑनर, इस्तगासा ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और हारिस के कत्ल का मुअम्मा हल हो चुका है। सर, इस केस का मुअम्मा हल करने के लिए जहां हमने मकतूल के सेल फोन का डेटा चेक किया, वहां हमने उसके लैपटॉप को भी चेक किया और उस लैपटॉप में से हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली। लैपटॉप से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से एक इंकशाफ तो ये हुआ कि मकतूल हारिस ने शादी का वादा सिर्फ रूही से नहीं किया था, बल्कि एक और नौजवान लड़की फिजा से भी वादा कर चुके थे। कत्ल अम्द की सजा पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 302 में मुतय्यन की गई है, जिसके तहत कत्ल के मुर्तकिब को कसास के तौर पर सजाए मौत हो सकती है, या सेक्शन 304 का इतलाक न होता हो तो मौत या उम्र कैद की सजा बतौर ताजीर दी जाएगी, या फिर कसास का इतलाक न होता हो तो कैद सख्त की सजा मिलेगी, जिसकी मुद्दत 25 साल पर मुहित हो सकती है। मकतूल हारिस ने शादी का वादा सिर्फ रूही से नहीं किया था, बल्कि एक और नौजवान लड़की फिजा से भी वादा कर चुके थे। इस इंफॉर्मेशन को लेकर हमने रुख किया फिजा के घर। फिजा की वालिदा से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से हमें ये मालूम हुआ कि मकतूल हारिस की जाती जिंदगी के खोज में कोई और इंसान भी था। इस इंकशाफ से हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में एक नया नाम ऐड हो गया। योर ऑनर, इस नए सस्पेक्ट के साथ तफ्तीश करने के लिए हमने उसके घर का रुख किया। दौरान तफ्तीश उस शख्स ने मुसलसल इनकार किया। उसके कहने के मुताबिक उसने तो फिजा के घर का रुख तक नहीं किया। योर ऑनर,
इस बयान में तजाद था, क्योंकि फिजा की वालिदा से हमें कुछ और इंफॉर्मेशन मिली थी। जी हाँ, उनकी गिरे आंखें थी और वो खातून थी। अपना नाम रूही, हाँ रूही ही बता रही थी। मैंने जब उससे पूछा कि तुम सवेरा को कैसे जानती हो, तो कहने लगी कि मेरी भी इस उम्र की बेटी है। और अब इस नए सस्पेक्ट के झूठ बोलने से एक नया शक पैदा हो गया था। सर, हमने सर्च वारंट लेकर इस इंसान के घर बाकायदा तौर पर शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की। पुलिस ने मुख्तलिफ कमरों में लूमिनॉल स्प्रे किया और आखिरकार उनकी काविश रंग लाई और एक कमरे के फर्श पर लूमिनॉल स्प्रे में 30 सेकंड तक खून के धब्बे नुमाया तौर पर नजर आने लगे। लूमिनॉल स्प्रे से मिलने वाले इस नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद उस शख्स के पास अपने डिफेंस में कहने के लिए कुछ नहीं था सवाए इकबाले जुर्म के। योर ऑनर, ये भी इंकशाफ हुआ कि कत्ल की इस वारदात में 2 लोग मुलव्विस थे। योर ऑनर, मैं उन दोनों क्रिमिनल्स को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुल्ज़िमान को पेश किया जाए। योर ऑनर, मुल्ज़िमान पुलिस के सामने तो इकरार जुर्म कर चुके हैं। आप अदालत में भी इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सर। बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? जज साहब, जब हारिस के किरदार की हकीकत खुली तो मुझे शदीद ज़हनी सदमा हुआ। मैं हारिस और उस लड़की के ताल्लुकात जानने के लिए उसके घर गई थी। जज साहब, मेरी आंखें खुल गई थीं जब मेरी अपनी बच्ची ने हारिस की शिकायत मुझसे की और मैंने अपनी बच्ची की शिकायत को अहमियत नहीं दी। आपके पीछे आपके बॉयफ्रेंड आए थे। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें माँ से बात करने की तमीज नहीं है? हारिस को तुम अब पापा बोला करो, वही तुम्हारे अब फादर हैं। मेरा बाप मर चुका है और कोई दूसरा शख्स मेरे बाप की जगह नहीं ले सकता। आपके पीछे अंकल हारिस आए थे। वो मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती मेरा हाथ भी पकड़ा था। मामा, वो ठीक शख्स नहीं है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हारिस तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं, और तुम जितनी जल्दी हो अपने जहन से ये खराफात निकाल दो, समझी? इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि मरती मैली नजर न पहचान सकूं। वो शख्स आपको धोखा दे रहा है, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? बकवास बंद करो, बस जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे ऐसा लगा था जज साहब कि मेरी बच्ची अपने बाप की जगह हारिस को नहीं दे सकेगी, लेकिन जज साहब, जब सवेरा छोटी थी तो अपने मरहूम बाप से बहुत अटैच थी और मैं यही समझी कि वो हारिस को अपने बाप के तौर पर कभी कबूल नहीं करेगी। लेकिन फिजा की खुदकुशी के हक़ाइक़ जानने के बाद मेरी आंखें खुल गई थीं। इसका तो मतलब ये था कि हारिस मुझे धोखा भी दे रहा था और मेरे साथ खेल भी रहा था। उसका मकसद सिर्फ मेरे ज़रिए मेरी बच्ची को हासिल करना था। ये जानकर मुझे शदीद ज़हनी सदमा हुआ और मैं गुस्से में पागल हो गई। उस दिन जब शाम को हारिस मेरे घर आया तो मेरी बेटी अपनी क्लास देने के लिए गई हुई थी। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? कभी इस कमरे में जा रही हो, कभी उस कमरे में। तुमसे बात करने की कितनी कोशिश कर रहा हूं मैं, और अब हो गया तुम यहाँ किचन में आ गई हो। आखिर बात क्यों नहीं सुन रही तुम मेरी? तुम मुझे धोखा दे रहे थे और मैं समझती रही कि तुम सिर्फ मेरे हो। अरे तुम तो अपनी बीवी के ना हुए तो मेरे क्या हो गए? और तुम एक 16 साल बच्ची के साथ, अपनी बेटी के बराबर की बच्ची के साथ रोमांस चलाते रहे। खुशी नहीं की, बल्कि तुम उसके कातिल हो। रूही, बकवास बंद करो अपनी। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो खुद मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तुम्हारे झूठे प्यार पर एतबार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम इंतहाई घटिया और बेगैरत इंसान हो। तू एक मासूम बच्ची को धोखा दे रहा था।
मेरी बेटी ने तेरी शिकायत मुझसे सही की थी। तुम्हारे घर में रहते हुए मेरी बच्ची गैर महफूज है। अपनी हद में रहो तुम। और ये मत भूलो कि इतना जो तुम्हारा खर्चा चल रहा है ना इतने अरसे से, वो मैं ही उठा रहा हूँ। तो कोई एहसान नहीं कर रहा था तू मेरे जरिए मेरी बच्ची को हासिल करना चाह रहा था। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, निकल जा इधर से। रख दे इसको। रख। मुझे कोई चुप नहीं करा सकता आज, ना तू ना कोई और। चला जा मेरे घर से। तो अपनी औकात में रहो, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा मैं। छोड़ो मुझे। कोई नहीं चाहिए, नहीं रहना चाहिए जिंदा, नहीं रहना चाहिए। जज साहब, मैंने अपने वफादार मुलाजिम की मदद से हारिस की लाश उसी की कार की डिग्गी में डाल दी। मैं कातिला बन गई। ये क्या किया मैंने? मार दिया मैंने इसको। बेगम साहिबा, ये आपने क्या कर दिया? ये तो मर गया। आपने कत्ल कर दिया बेगम साहिबा। तू जितने पैसे बोलेगा मैं तुझे दूंगी, लेकिन तू इस लाश को ठिकाने लगवा दे। अपने आप को संभाले बेगम साहिबा, अब कुछ करना होगा। इस लाश को ठिकाने लगा देते। और पुलिस को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तू ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं कर, जल्दी करवाइए मेरे से काम। जा, जल्दी जा। चादर लेके आता हूँ, डिग्गी में डालकर कहीं ठिकाने लगा देते। बेगम साहिबा, उसकी कार मेरे ही घर के लॉन के अंदर खड़ी हुई थी और फिर फुरकान ने हारिस की लाश उसकी कार समेत सरजानी में छोड़ दी। जज साहब, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, और ये तो मेरा वफादार मुलाजिम है और ये बिल्कुल बेकसूर है। इसने तो मेरे साथ अपनी वफादारी निभाई है। जज साहब, हम पर रहम किया जाए, हम पर रहम किया जाए, हमें माफ किया जाए। जज साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ जज साहब। तो पैसों की लालच में आके इनके कहने पे आ गया जज साहब। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ जज साहब, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। तो पैसों की लालच ने मुझे ये काम करने पे मजबूर कर दिया जज साहब, लेकिन कत्ल मैंने नहीं किया जज साहब, कत्ल मैंने नहीं किया। वकला की बहस और मुल्जिमा रूही खान के इतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हारिस का कत्ल मुल्जिमा रूही खान ने अपने मुलाजिम फुरकान के साथ मिलकर किया है। लिहाजा ये अदालत इन दोनों मुल्जिमान को उम्र कैद और मुबलिग 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिमा सायरा और मुल्जिम एजाज को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।